जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आर्केस्ट्री प्लेनेट में। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे। और इससे पहले का वीडियो में हमने बता दिया था कि धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है। धातुओं को अधिकतर भूपटपट्टी से प्राप्त किया जाता है और इसमें समय भी कम लगता है और कॉस्ट भी इसका कम आता है। और उसके बाद हम लोग जाने थे कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि धातुएं कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि सोना और प्लेटिनम क्या था, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और फिर हम लोग देखे थे कि धातु क्रम क्या होता है। धातु क्रम अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण तथा उसका शोधन, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण तथा उसका शोधन करना क्या कहलाता है, धातु क्रम कहलाता है। और धातु क्रम के दौरान कुछ पद प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि गैंग किसे कहते हैं। जो अयस्क में जो अवांछनीय पदार्थ होता है उपस्थित, उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद धातुओं का हम लोग देखे थे, अयस्कों का सांद्रण देखे थे कि अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं। तो गैंग को जो है अलग कर देना अयस्क से क्या कहलाता है, धातुओं का अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में समझे थे। उसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना है। तो देखिए आगे क्या है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है कि धातु क्रमीय उपक्रम। ठीक है। धातु क्रम किसे कहते हैं, तो धातु क्रम किसे कहते हैं, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करना और उसका शोधन करना। ठीक है। धातुओं को जो अयस्क होता है उससे क्या करेंगे हम लोग, धातु को प्राप्त करना है हमको। और उसके लिए कौन कौन सा विधि का उपयोग करेंगे जिससे हमको धातु प्राप्त हो जाए, तो उस विधि को क्या कहते हैं, तो धातु क्रमीय उपक्रम कहते हैं। ठीक है। तो जनरली देखिए हम लोग क्या करेंगे कि धातुओं से अयस्कों का सांद्रण करेंगे। अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, तो अयस्कों से जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, गैंग होते हैं, जिसको हम लोग जैसे बालू कंकड़ मिट्टी होता है, तो इसको अलग करना क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ठीक है। तो उस अयस्क में जो है धूल कंकड़ मिट्टी ये सब को अलग करेंगे। तो कैसे अलग करेंगे, जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे उसको हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। ठीक है। और फिर बहुत सारा विधि है इसमें। देखिए हम लोग पढ़ेंगे फेन प्लावन विधि क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, तो हम लोग सब ये इसी में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद है सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तो जो सांद्रित अयस्क होंगे, सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करेंगे और सांद्रित अयस्क जो होगा उसमें देखिए इसमें जनरली हम लोग पढ़ेंगे भर्जन और निस्तापन। तो सांद्रित अयस्क में जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं और सल्फाइड अयस्क होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भर्जन और निस्तापन। भर्जन क्या था, निस्तापन क्या था, तो भर्जन क्या था, धातु के जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनेट के रूप में होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं या फिर सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसको हम लोग निस्तापन विधि से अलग करेंगे और जो सल्फाइड अयस्क होगा उसको हम लोग भर्जन विधि से अलग करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, धातु ऑक्साइड से धातुओं का निष्कर्षण। तो धातु के ऑक्साइड में फिर बदल दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो धातु के जो ऑक्साइड होगा उसको फिर हम लोग धातुओं को निष्कर्षण कर लेंगे। कैसे, तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे उसमें हम लोग अवकरण विधि द्वारा, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया फिर कार्बन हो गया, ये सब की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम लोग ऑक्साइड को अलग कर देंगे और फिर हमको धातु जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो धातुओं का शोधन है, जो सबसे ऊपर आने वाली धातुएं होंगी उसको हम लोग जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये सब तरीके के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि धातुओं को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अयस्कों का सांद्रण। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अयस्कों का सांद्रण। अब हम लोग देखते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों से अवांछनीय पदार्थ जैसे कि बालू कंकड़ मिट्टी रेत इत्यादि क्या है, अवांछनीय पदार्थ है। तो अयस्कों से अवांछनीय पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो इन बालू कंकड़ मिट्टी रेत इत्यादि को हम लोग कौन कौन सा विधि से अलग कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर बड़ा बड़ा सा कंकड़ मिट्टी बालू पत्थर ये सब रहेगा तो हम लोग उसको हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे और उसमें हम लोग कौन कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, कौन कौन सा धातु का अयस्क के लिए हम लोग कौन कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग इसके बाद जानेंगे
फेन प्लवन विधि क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि में क्या होता है कि जो धातुओं के जो अयस्क होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन सा धातु के अयस्क, तांबा, जस्ता और सीसा, तो इन सब के जो अयस्क होते हैं तो इनका जो अयस्क होता है वो सल्फाइड के रूप में रहता है, ठीक है। तो इनका जो सल्फाइड अयस्क है, तांबा, जस्ता और सीसा का जो सल्फाइड अयस्क है, तो उसको हम लोग फेन प्लवन विधि से अलग करते हैं। फेन प्लवन विधि से मतलब इसमें जो है झाग बनेगा और झाग जो है अपने साथ जस्ता, तांबा, शीशा का जो कण होगा उसको अपने साथ जो है मिक्स कर लेगा झाग और ऊपर में तैरा देगा, ठीक है, ऊपर में तैरने लगेंगे और फिर हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। तो इसको कैसे अलग करते हैं, देखिए सबसे पहले एक टैंक लिया जाता है और उस टैंक में कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, ठीक है, इसको अलग करने के लिए। अयस्क लिया जाता है, अयस्क में तांबा, जस्ता और शीशा ये सब का जो सल्फाइड अयस्क उसको लिया जाता है और पानी लिया जाता है और तेल लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए तांबा, जस्ता और शीशा का जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका घनत्व कम होता है, ठीक है, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा ऊपर में, ठीक है। लेकिन इसमें जो बालू, कंकड़, मिट्टी ये सब है तो ये तो नहीं तैरेगा पानी में, ठीक है, ये जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक टैंक लिया जाता है, उस टैंक में तांबा, जस्ता और शीशा का जो सल्फाइड अयस्क है उसको पानी में घोला जाता है और उसमें फिर तेल डाल दिया जाता है, तारपीन का तेल होता है उसको डाल दिया जाता है। अब चूंकि पानी और तेल जो है वो एक दूसरे का दुश्मन है, कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। उसके बाद इसमें से बाहर से जो है हवा दिया जाता है एक पाइप के द्वारा, और जब हवा दिया जाता है तो क्या होगा, इससे जो है बुलबुला निकलना शुरू होगा और ऊपर में जा करके फेन जो है फेन बनाने लगेगा, ठीक है। और जब ये बुलबुला निकलेगा तो अपने साथ में क्या होगा कि तांबा, जस्ता और शीशा का जो अयस्क रहेगा तो उससे अलग कर देगा अयस्कों को, ठीक है। सल्फाइड अयस्क जो होंगे उससे जो है इनमें जो बालू, कंकड़, मिट्टी है वो सब अलग हो जाएंगे और ये जो अयस्क है वो ऊपर चला जाएगा किसका साथ में, तो इसके साथ में, किसके साथ में, तो फेन के साथ में जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर में जाकर के तैरने लगेगा, ठीक है। और जो ये बालू, कंकड़, मिट्टी, रेत ये सब जो है इसमें उपस्थित तांबा, जस्ता और शीशा का सल्फाइड में अयस्क में जो उपस्थित है तो ये सब जो है कहाँ बैठ जाएंगे, तो नीचे तली में जा करके बैठ जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, गैंग या फिर अवांछनीय पदार्थ बोलते थे। तो इससे जो हम लोग प्योर जस्ता, शीशा और तांबा के सल्फाइड अयस्कों को अलग कर सकते हैं। तो ये जो झाग है ऊपर में अपने साथ में लेकर के चला जाता है ऊपर में, और फिर हम लोग उसको छान करके, झाग को छान करके उसको, उससे फिर हम लोग तांबा, जस्ता और शीशा के सल्फाइड अयस्कों को अलग कर सकते हैं। तो यही है फेन प्लवन विधि, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए एक टैंक में क्या कर लिया जाता है कि तांबा, जस्ता और शीशा के सल्फाइड अयस्कों को घोला जाता है, ठीक है, और उसके साथ में ये जो अवांछनीय पदार्थ भी रहते हैं वो भी घुल जाते हैं, तो पानी के साथ में घुल जाता है, ठीक है। अब चूंकि तांबा, जस्ता और शीशा के सल्फाइड अयस्क जो रहते हैं वो घनत्व में कम होते हैं, वो तैर सकता है, और जबकि इसमें जो बालू, कंकड़, मिट्टी है ये सब तो तैरेंगे नहीं। तो पानी और तेल जो है एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, बाहर से इसमें हवा देते हैं तो बुलबुला बनना शुरू हो जाता है और ये बुलबुला जो है ऊपर में जाकर के झाग बना लेते हैं और ये अपने साथ में तांबा, जस्ता और शीशा का जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको ऊपर ले जाते हैं और फिर हम लोग उसको छान कर अलग कर सकते हैं। और ये जो है बालू, कंकड़, मिट्टी है नीचे तली में बैठ जाते हैं और फिर हम लोग इसको उसी तरह छोड़ देंगे। बाकी हम लोग को जो ज़रूरी है जैसे कि तांबा, जस्ता और शीशा का जो अयस्क है उसको फिर हम लोग छान करके अलग कर लेंगे। तो यही क्या है, फेन प्लवन विधि, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि देखिए यह विधि जो है तांबा, जिंक और शीशा के सल्फाइड अयस्क को सांद्रण के लिए है, ठीक है, इनको अलग करने के लिए है, गैंग को अलग करने के लिए है। चूंकि तांबा, जिंक और लेड के सल्फाइड अयस्क घनत्व में क्या होते हैं, कम होते हैं, और घनत्व में कम होने के कारण ये हल्के होते हैं। जब एक टैंक में अयस्क, जल, तेल और कुछ अशुद्धियाँ घोला जाता है तो तेल और जल का मिश्रण नहीं बनता है। जब वायु बाहर से टैंक में प्रवाहित की जाती है तो झाग उत्पन्न होते हैं और इन झागों के साथ धातु के अयस्क अलग हो जाते हैं और ये ऊपर में जाकर के तैरने लगते हैं और फिर उनको छान करके अलग कर लिया जाता है। तो ये था फेन प्लवन विधि। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, चुंबकीय
पृथक्करण विधि या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम से ही क्लियर है। तो वैसे धातु के अयस्क होंगे जो चुंबक से आकर्षित होने वाले होंगे। जैसे देखिए लोहा का जो अयस्क है हेमेटाइट, वो क्या है, तो लोहा का अयस्क है। तो ये जो लोहा जो है वो चुंबक से आकर्षित होगा। तो इस अयस्क में जो बालू कंकड़ मिट्टी उपस्थित होंगे वो तो चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे। तो इस विधि के द्वारा हम लोग ये जो है लोहा के अयस्कों को सिर्फ अलग कर सकते हैं, यानी कि आयरन के अयस्कों को अलग कर सकते हैं। जो चुंबकीय गुण वाले अयस्क होंगे, जो चुंबक से आकर्षित होने वाले होंगे, उन्हीं अयस्कों को हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या किया जाता है कि ये जो है चक्की जो बना हुआ है वो हमारा चुंबक का बना हुआ है, ठीक है, चुंबक का बना हुआ है। और ये इसको जब हम लोग घुमाते हैं मोटर के द्वारा तो क्या होता है, ये बेल्ट, ये जो है बेल्ट इस पर लगा हुआ है और ये पूरा गोल गोल ये घूमते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या किया जाता है कि जो लोहा का जो अयस्क है, ठीक है, जैसे कि हेमेटाइट हो गया, यानी कि जो भी चुंबकीय गुण रखने वाले जो अयस्क होंगे उनको इसमें जो है क्या किया जाता है, इसको ऊपर डाला जाता है। और इसके साथ में जो गैंग होंगे, यानी कि जो बालू कंकड़ मिट्टी रेत ये सब होंगे, इसके साथ मिक्स होंगे। तो इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो लोहा का जो अयस्क होगा या फिर जो चुंबकीय गुण वाले पदार्थ होंगे वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे, और जबकि जो बालू कंकड़ मिट्टी है ये सब तो क्या होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। तो इसके ऊपर जब डाला जाता है, इसको जो है घुमाया जाता है, तो ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और फिर जब यहाँ आते हैं तो चुंबक इसको अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। किसको, तो लोहा के अयस्कों को या फिर चुंबकीय गुण वाले पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, इसका प्रभाव यहीं तक रहेगा, उसके बाद इधर तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद इधर ये जो है गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये आगे की ओर गिरेंगे, ठीक है। जबकि बालू कंकड़ मिट्टी ये सब तो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, तो बिल्कुल यहीं पे गिरेंगे। तो इसको एक बर्तन में अलग कर लिया जाता है और लोहा के अयस्कों को एक बर्तन में अलग कर लिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई भी चीज जो है अपने ओर खींच लेता है, ठीक है। जो भारी होगा उसको जो है पृथ्वी अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, और जो हल्के होते हैं वो उसको पृथ्वी अपनी ओर जो है थोड़ा सा कम आकर्षित करता है, ठीक है, थोड़ा सा लेट से आकर्षित करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इधर से जो है हवा आ रही है, ठीक है, इधर से जो है हवा आ रही है। तो जो हल्के पदार्थ होंगे वो उड़ करके जो है आगे चले जाएंगे, और जो भारी होगा वो वहीं पे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो अयस्क होंगे वो भारी होंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा कि हवा जो है उनको आगे की ओर धकेल नहीं पाएगा, ठीक है। और जो हल्के होते हैं जैसे कि बालू कंकड़ मिट्टी ये सब जो होते हैं हल्के होते हैं, तो इसको जो है आगे हवा जो है वो आगे की ओर ले जाएगी। तो जिससे जो है हमारा अयस्क जो है वो अलग हो जाएगा, और ये बालू कंकड़ मिट्टी यानी कि गैंग ये सब ये जो है ये अलग हो जाएंगे। तो ये सब विधि था किसका, तो अयस्कों का सांद्रण में हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा विधि पढ़ लिए, सबसे पहले हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग फेन प्लवन विधि पढ़े, उसके बाद हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़े, और उसके बाद सिंपल सा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पढ़े। यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं, जो अयस्क को अलग कर लेते हैं और जो गैंग होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग इससे आगे देखते हैं। हम लोग अयस्कों का सांद्रण पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सांद्रित अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है धातुओं का सांद्रण पढ़ लिए, उससे बालू कंकड़ मिट्टी पत्थर ये सब जो है हम लोग अलग कर लिए। अब उसको जो है किस में लाना है, जो सांद्रित अयस्क हम लोग को बचा है उसको हमको किस में लाना है, ऑक्साइड के रूप में लाना है। और फिर हम लोग अवकरण विधि के द्वारा हम लोग ऑक्साइड को अलग कर देंगे, तो फिर हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो इसका जो है धातु के ऑक्साइड में बदलना, सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए दो मेथड है। कौन कौन सा, निस्तापन और भर्जन। ये एग्जाम में पूछता है कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। देखिए कुछ नहीं है, देखिए क्या है कि कार्बोनेट अयस्क जो रहते हैं, धातु के जो कार्बोनेट अयस्क है, जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सब जो है धातु के जो कार्बोनेट है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अनुपस्थिति में, किसकी, वायु की अनुपस्थिति में या फिर बहुत ही कम वायु, ठीक है। तो वायु की अनुपस्थिति में उसको जो है तीव्रता से गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है
कि ये जो है कार्बोनेट अयस्क तो इससे जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो है कैल्शियम जो है इससे कार्बन के दो अणु कार्बन के एक अणु जो है अलग हो जाते हैं और कैल्शियम के साथ जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। और यहाँ 3 था, बचा 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, निस्तापन किससे करते हैं, तो धातु के कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म करते हैं और इसके बाद जो धातु रहते हैं, धातु के जो कार्बोनेट अयस्क रहते हैं वे धातु के ऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाते हैं। और तो इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, धातु के कार्बोनेट अयस्कों को धातु के कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित वायु में तीव्रता से गर्म करते हैं और उसके बाद ये जो धातु के कार्बोनेट अयस्क है ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसा ही है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, वायु की अनुपस्थिति में, और इसमें क्या बोलेंगे, वायु की उपस्थिति में। फिर देखिए धातु के कार्बोनेट अयस्कों को और इसमें जो है धातु के सल्फाइड अयस्कों को, ठीक है, धातु के सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि द्वारा और धातु के कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन विधि द्वारा। ये ध्यान देने वाला बात है कि जो धातु के कार्बोनेट अयस्क होंगे उसको हम लोग निस्तापन विधि द्वारा अलग करेंगे, उसमें हम लोग धातु की वायु की जो है अनुपस्थिति में क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में हम लोग इसको अलग करेंगे। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति होगा, बहुत ही तीव्रता से इसको गर्म करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड परिवर्तित हो जाएगा और उससे हम लोग फिर इसका अवकरण करवा देंगे। ठीक है, कार्बन से, एल्युमिनियम से, ये सब से, ये जो है अवकारक है, तो इससे हम लोग इसका अवकरण करवा देंगे, ऑक्सीजन उसमें अलग हो जाएगा, फिर हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद भर्जन में क्या है, तो धात्विक सल्फाइड अयस्कों को, देखिए धात्विक सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने पर धात्विक जो है वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं, धातु के सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं और इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है HGS, ठीक है, HGS इसको हम लोग सिनेबार भी बोलते हैं, ये जो है पारा का अयस्क है। देखिए यहाँ Hg क्या है, पारा है और इसके साथ जो है सल्फर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, सिनेबार है। पूछता है सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। तो इसको जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, पारा के ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, यानी मरकरी ऑक्साइड बन जाते हैं और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, तो यहाँ पे भी सल्फाइड अयस्क है, तो इसको भी हम लोग भर्जन विधि के द्वारा वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करेंगे और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में बदल देंगे और फिर इन लोग जो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, ये सब देखिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब हम लोग इसको जो है अवकरण विधि द्वारा क्या करेंगे, इसमें जो ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ धातुओं के अयस्कों के नाम है। यहाँ पे देखिए क्या है, HGS किसका है, तो HGS को बोलते हैं सिनेबार। ठीक है, ये किसका अयस्क है, तो देखिए यहाँ पे पारा लगा हुआ है, तो ये किसका अयस्क है, पारा का। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जिंक सल्फाइड, इसको हम लोग जिंक प्लेट बोलते हैं, ये किसका अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आयरन पैराइट है, FeS2। ठीक है, आयरन सल्फाइड को ही आयरन पैराइट बोलते हैं और ये जो है वो लोहा का अयस्क है। उसके बाद यहाँ पे CuS यानी कि कॉपर सल्फाइड है और ये जो है किसका अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है। देखिए कॉपर यहाँ पे है, ये जो है कॉपर का अयस्क है, ये आयरन का अयस्क है, ये जिंक का अयस्क है और ये पारा का अयस्क है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए तो हम लोग देख लिए। उसके बाद धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू में देखिए क्या कि धातु को सांद्रित करना, धातुओं का सांद्रण करना, फेन प्लवन विधि, ये सब देख लिए। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या किए थे, निस्तापन और भर्जन के द्वारा धातुओं को उसके किसके रूप में बदलते, तो उसको जो है ऑक्साइड के रूप में बदले थे। अब हम लोग ऑक्साइड के रूप में बदलने के बाद
उसको जो है ऑक्सीजन को अलग करना है, तब तो हम लोग को शुद्ध धातु प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे है, कौन कौन सा विधि है देखिए। तो क्या बोलेंगे कि धातु ऑक्साइड को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, जो धातु होंगे उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करेगा कि हम लोग वहाँ पे कौन सा विधि अपनाएंगे, कौन सा वहाँ पे अवकरण विधि अपनाएंगे जिसके द्वारा धातु के जो ऑक्साइड है वह ऑक्सीजन उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ धातुएं जो होती है जैसे कि देखिए हम मरकरी है या फिर कॉपर है, ये जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसको जो है सिर्फ हम लोग वायु की उपस्थिति में सिर्फ गर्म कर देंगे तो गर्म करने से ही क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले है तो उष्मीय अवकरण। अवकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए हैं। देखिए उष्मीय अवकरण HGO यहाँ पे क्या मिला था, सल्फाइड अयस्कों से हम लोग क्या प्राप्त किए थे, सल्फाइड का ऑक्साइड अयस्क को प्राप्त किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, पारा का ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे HGO जो है वो क्या है, ऑक्साइड के रूप में है। अब हम लोग इसको सिर्फ गर्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा जो है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर आ जाएगी। तो देखिए ऑक्सीजन का अलग हो गया यहाँ पे, तो अवकरण हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे कॉपर अलग हो गया, तो यहाँ पे कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ चला गया, SO2 बन गया। ठीक है, तो ये था क्या, उष्मीय अवकरण के द्वारा हम लोग धातुओं के ऑक्साइड को अवकरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन से अलग करते हैं। तो वो किस पर निर्भर करता है, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर निर्भर करता है। जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा तो उसके लिए हम लोग अलग विधि को अपनाएंगे वहाँ पे। जैसे कि देखिए एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण करवाएंगे। ठीक है, कार्बन के द्वारा अवकरण करवाएंगे। तो ये सब विधि के द्वारा हम लोग अवकरण करवाएंगे। लेकिन जो सिंपल सा सिर्फ इसको गर्म करने पर जो है कुछ जो है क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड से अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन उससे अलग हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उष्मीय अवकरण विधि बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब है देखिए कार्बन के द्वारा अवकरण। ठीक है, देखिए ये जो है जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है और ये जो है लेड ऑक्साइड है। तो इन ऑक्साइडों को जो है हम लोग सिर्फ गर्म करके जो है अलग नहीं कर सकते हैं। इससे ऑक्सीजन को गर्म करके सिर्फ अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का उपयोग करते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड जो है कोयला की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उसके बाद तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमको जिंक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड है, इसको भी कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो फिर क्या बन जाता है, यहाँ पे आयरन अलग हो जाता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी उसी तरह से है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है और फिर लेड ऑक्साइड है, इनको जो है कार्बन की उपस्थिति में अवकरण करवाया जाता है। अवकरण मतलब ऑक्सीजन को अलग करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को अलग कर दिया जिंक से, तो ये हो गया अवकरण विधि द्वारा। अवकरण है किसके द्वारा, तो कार्बन के द्वारा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एल्युमिनियम के द्वारा। एल्युमिनियम जो है इसका भी उपयोग जो है धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उससे ऑक्सीजन को अलग करने के लिए अपचयन के रूप में हम लोग इसका करते हैं उपयोग। जिसे देखिए यहाँ पे है मैंगनीज ऑक्साइड है, इसको एल्युमिनियम की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है उष्मा निकलती है। ठीक है, और इससे जो है मैंगनीज अलग हो जाता है इससे जो है मैंगनीज अलग हो जाता है और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम जो है इसके साथ जुड़ करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा बाहर आती है। ठीक है, इसमें से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है और इसको जो है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया होगा, मतलब इसको जो है इन दोनों को, एल्युमिनियम को और आयरन ऑक्साइड को मैग्नीशियम के पट्टी से इसको जो है जलाया जाता है और जब जलता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा बाहर आती है और ये आयरन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तरल रूप में आ जाता है। देखिए अभी ये सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है और ये जो है तरल रूप में आ जाता है। तरल रूप में मतलब कि ये जो पिघल करके पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है बहुत ज़्यादा उष्मा क्षेपी होती है।
ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि थार्मिट अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे कि आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम की उपस्थिति में मैग्नीशियम की पट्टी के साथ जब जला जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर आती है, और ये जो आयरन है वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। आयरन ऑक्साइड से आयरन जो है वह लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड के रूप में बदल जाता है। तो यह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थार्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए थार्मिट अभिक्रिया क्या बोलेंगे, यह एक ऊष्माक्षेपी विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम आयरन को जो है किस रूप में ला देता है, तरल अवस्था में परिवर्तित कर देता है। यह तरल अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं, जो रेल की पटरियां जो होती है, ठीक है, उसके बीच में जो दरार होते हैं, दरार जो होता है, फांक जिसके बीच में गैप होता है, ठीक है, ऐसे करके, तो उसको हम लोग भरने के लिए करते हैं रेल की पटरियों में। और जो है मशीन का जो पुर्जा होता है, जहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह बच जाता है, उस खाली जगह को भरने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यह तरल पदार्थ जब ये जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग उसको रेल की पटरियों तथा मशीनों के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। और चूंकि यह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थार्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पे अभी सॉलिड रूप में है, और जब इसको मैग्नीशियम की पट्टी के साथ एल्युमिनियम के साथ जब जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगा, और ये जो आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। देखिए अभी सॉलिड है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, और फिर हम लोग उसको जो है कहीं पर भी जहाँ पे दरार होगा वहाँ पे इसको हम लोग डालेंगे, तो जब ये ठंडा होगा तो ये ठोस रूप में बदल जाएगा, ठीक है, और ये जो है दोनों के बीच में जो गैप होगा वो भी भर जाएगा। तो ये सॉलिड लिक्विड के रूप में आ जाता है, और ये आयरन ऑक्साइड ये इसके साथ चला जाता है, तो आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बाहर आती है, ये ध्यान देने वाला बात है। तो इसमें जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार्मिट अभिक्रिया या फिर थार्मिट प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, धातुओं का शोधन करेंगे, ठीक है। धातुओं का शोधन जो है विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग कैसे करेंगे, विद्युत अपघटन क्या है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस को जानेंगे। देखिए तो सबसे पहले जो है विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग उन सारे धातुओं को या फिर उन धातुओं को हम लोग अलग करते हैं, उन धातुओं को हम लोग परिष्कृत करते हैं, शोधन करते हैं जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आने वाली धातुएं होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए सोडियम, यहाँ पे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो ये जो है संयुक्त अवस्था में है, तो इसका जो है विद्युत अपघटन कराया जाता है, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक दे करके, विद्युत दे करके हम लोग सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करते हैं। तो इसमें हम लोग सोडियम को अलग करेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम को भी इसी मेथड से अलग करेंगे, तांबे को भी इसी मेथड से अलग करेंगे, यानी विद्युत अपघटन के द्वारा जो है हम लोग शुद्ध धातु सोडियम, एल्युमिनियम और तांबा को प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग ये बात यहाँ पे जान लेना है कि जो भी धातु को अलग करना होगा तो उसका हम लोगों को लवण लेना होगा, यानी कि धातु का लवण लेना होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन जो है इसमें लवण है, तो ये दो है धातु का लवण है। अगर इसमें सोडियम को अलग करना है तो सोडियम क्लोराइड को लेना पड़ेगा, यानी कि उसी धातु के लवण को लेना पड़ेगा। और फिर ये जो है विद्युत अपघटन के रूप में हम लोग इसको लेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको लेंगे, जिससे करंट जो है आसानी से पास हो सकता है। और इसमें जो है ये जो है हमेशा, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे, जो हम लोग धातु के लवण लेंगे, वो हमेशा जो है गलित अवस्था में ही होना चाहिए। गलित अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में ही ये जो अभिक्रिया है संभव हो सकता है, या प्रोसेस जो है वो विद्युत अपघटन का प्रोसेस संभव हो सकता है जब हम लोग उस धातु के लवण को हम लोग किस रूप में लेंगे, तो द्रव के रूप में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तभी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जो है एक टैंक लिया जाता है, और जिस धातु को शुद्ध करना होता है उस धातु के लवण को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं, यानी विद्युत अपघटन के रूप में लेते हैं। और उसके बाद जो है इस टैंक में जो है दो रॉड रहता है, दो छड़ रहता है, तो इन छड़ों को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे उसके बाद इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है,
तो जिस सिरे को हम लोग बैटरी से ऋण सिरा से जोड़ेंगे तो वह जो है वह क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे विद्युत से इसको जोड़ दिए हैं, बैटरी लगा दिए हैं, तो बैटरी का जो ऋण सिरा होगा, तो अगर हम लोग उसको ऋण सिरा को जिस छड़ से जोड़ेंगे वह जो छड़ है, यानी ऋण सिरा वाला छड़ जो है वह कैथोड कहलाएगा, और जो धन सिरा वाला जो रॉड होगा उसको हम लोग एनोड कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्लस वाला जो है वो एनोड कहलाएगा और माइनस वाला जो है वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि इसमें कैथोड जो होगा उसको हम हमेशा जो है वो शुद्ध धातु का बनाया जाएगा, और इसमें एनोड जो है उसको हम लोग अशुद्ध धातु का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखिए क्या होगा कि जब हम लोग इसमें करंट को देंगे, विद्युत देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो है हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब हीट बनने लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी धातु जो है वो विद्युत रूप से धनात्मक होती है, मतलब इसमें जो है धन आवेश होता है, और क्लोरीन जो है वो क्या है, अधातु है, तो इसमें जो है वह ऋण आवेश होगा। अब जब ये जो है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे टूटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो है सोडियम जो है यहाँ पे क्या है, धन है, यानी कि इसमें जो है प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो है वो माइनस वाला की ओर आकर्षित होगा, और जो माइनस चार्ज वाला जो यानी कि यहाँ पे जो अधातु है क्लोरीन जो है वो प्लस की ओर आकर्षित होगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें कैथोड को हम लोग शुद्ध धातु के बनाते हैं, ये जो रॉड रहता है उसको शुद्ध धातु का बनाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है हमको सोडियम प्राप्त करना है, सोडियम प्लस है तो ये माइनस की ओर आकर्षित होगा, मतलब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे सोडियम अलग हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन जो है अलग हो रहा है, क्लोरीन अलग हो रहा है, तो सोडियम जो है वो किधर जाएगा, सोडियम जो है वह कैथोड की ओर चला जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज की ओर आकर्षित होते हैं, और जो माइनस चार्ज है वो प्लस चार्ज की ओर आकर्षित होते हैं, और जब ये शुद्ध धातु रहेगा तभी तो फिर हम लोगों को सोडियम जो है शुद्ध धातु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस होता है शुद्ध धातु को प्राप्त करने का, यानी कि सोडियम को अगर हमको प्राप्त करना है तो कैथोड की छड़ की ओर यह जाएगा, और यह जो धातु होगा फिर हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो क्या करते हैं कि जिस धातु को अलग करना होता है, जिस धातु का शोधन करना होता है, उसका हम लोग विद्युत अपघटक के रूप में इसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, और फिर जब इसमें विद्युत दिया जाता है तो इसका अपघटन होना शुरू हो जाता है, मतलब इसमें टूटना शुरू हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन का अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, टूटने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत के द्वारा इसको तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे, देखिए विद्युत अपघटन में विद्युत प्रवाह के द्वारा यौगिकों का अपघटन किया जाता है। यहाँ पे यौगिक था NaCl यौगिक था, तो इसमें जो है क्या किए, सोडियम को अलग कर दिए और क्लोरीन को अलग कर दिए विद्युत दे करके। ठीक है, उसके बाद यह अपघटन यौगिक के तरल या फिर घुलनशील अवस्था में ही संभव है। ठीक है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और इसमें चाहेंगे कि हम इसमें करंट दे देंगे और फिर इसमें चाहेंगे सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि इसको जो है सोडियम क्लोराइड को हमको लिक्विड फॉर्म में जो है रहना ही चाहिए, मतलब सोडियम क्लोराइड नमक है। ठीक है, नमक को हम लोग उसको पानी में घोलना ही पड़ेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा, तभी इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद देखिए कि इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रोड रॉड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रॉड होते हैं। देखिए जो बैटरी का जो ऋण सिरा से जुड़ा हुआ रॉड रहेगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, और धन सिरा से जुड़ा हुआ रॉड रहेगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो वही बोलेंगे कि धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और जबकि ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु के एनोड व शुद्ध धातु के कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, ये जो कैथोड होगा वो शुद्ध धातु का होगा और एनोड जो होगा वो अशुद्ध धातु का होगा, ताकि जब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो तो धन धातु रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो धन आवेशित रहते हैं, तो धन आवेशित किधर आकर्षित होगा, ऋण की तरफ आकर्षित होगा, यानी माइनस वाला चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। तो इधर ये जो शुद्ध धातु जमा होना है कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये तो शुद्ध धातु का रहना चाहिए ना, ये जो कैथोड है वो शुद्ध धातु का रहना चाहिए। तो इसलिए जो है इसमें कैथोड जो है वो बनाया जाता है शुद्ध धातु का, एनोड जो है बनाया जाता है अशुद्ध धातु का, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है इधर चले जाते हैं। ठीक है, इस ओर चले जाते हैं, मैंने प्लस चार्ज की ओर चले जाते हैं, क्योंकि जो अधातु होते हैं वह विद्युत रूप से ऋणात्मक होते हैं। ठीक है,
इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। जिस धातु का शुद्धिकरण करना होगा, यानी कि अगर हमको सोडियम का शुद्धिकरण करना होगा तो हम लोग इसका विद्युत अपघटन लेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड का ही लवण को लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी जिस धातु को शुद्धिकरण करना होता है उसी धातु के लवण विलयन का प्रयोग किया जाता है। विलयन का प्रयोग किया जाता है मतलब इसमें लिक्विड फॉर्म में होना ही चाहिए। विलयन का उपयोग किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटक के रूप में होता है। तो इसका बटन जो है विद्युत अपघटक के रूप में होता है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। विद्युत अपघटन किसको कहते हैं, विद्युत अपघटन कैसे होता है, तो हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सोडियम धातु कैसे प्राप्त करेंगे, फिर एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करेंगे और फिर तांबे को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हालांकि मैंने यहाँ सोडियम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है कि सोडियम को कैसे अलग करेंगे। सोडियम का हम लोग विद्युत अपघटन करवा देंगे, यानी कि सोडियम को हम लोग विद्युत अपघटन के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिक्विड फॉर्म में लेंगे। जब इसमें धारा जो है प्रवाहित होगा तो इसमें जो है हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगा और इससे क्या होगा कि उच्च ताप और दाब पा करके ये जो सोडियम क्लोराइड है वह टूटना शुरू हो जाएगा, यानी उसका विद्युत अपघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। और जब ये अलग अलग होंगे तो सोडियम तो धन आवेशित है तो ये किधर आकर्षित होगा, तो ऋण आवेशित की ओर, मतलब ऋण आवेश की ओर, मतलब कैथोड की ओर आकर्षित होगा। तो ये जो है इधर चले जाते हैं और क्लोरीन जो है वो किधर चला जाता है, तो एनोड की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, फिर हम लोग सोडियम धातु को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम धातु की प्राप्ति, सोडियम को कैसे प्राप्त करते हैं। उसका हम लोग लेते हैं लवण, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, तो सोडियम का लवण है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग लेते हैं विद्युत अपघटक के रूप में। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी बैटरी को जब हम लोग स्विच ऑन कर देंगे तो बैटरी से क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च ताप उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें जो है क्लोरीन और सोडियम जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा होगा उसके बाद ये प्लस चार्ज जो है, चूंकि सोडियम क्या है, तो सोडियम जो है वो धातु है, धातु विद्युत रूप से धनात्मक होते हैं, ठीक है। धनात्मक किधर आवेशित होगा, किधर आकर्षित होगा, तो ऋण की ओर, ठीक है, यानी कैथोड की ओर। तो ये कैथोड पर जाकर जमा हो जाएंगे। अब क्लोरीन जो है चूंकि माइनस चार्ज है इस पर, तो इस पर ये जो है एनोड की ओर आकर्षित हो जाएंगे, तो ये इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अलग करते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है उच्च ताप और दाब पा करके सोडियम जो है वो कैथोड पर जमा हो जाता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर जमा हो जाता है, फिर हमको शुद्ध रूप से सोडियम धातु की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का शोधन। देखिए एल्युमिनियम का शोधन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और इसमें जो है क्या किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम जो है वो धन आवेश होगा इस पर, तो धन आवेश जो है वो ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो जाएगा, यानी कैथोड पर एल्युमिनियम जो है जमा हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे, सोडियम जो है वह कैथोड पर जमा हो रहा था, तो ये भी जो है एल्युमिनियम भी किधर जमा होंगे, तो कैथोड पर, ठीक है। और ऑक्साइड जो है ये इस पर इधर चले जाएंगे, एनोड की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था। उसी तरह से एल्युमिनियम का हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। उसके बाद है तांबे का शुद्धिकरण। तांबे का शुद्धिकरण देखिए, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। तो क्योंकि हमको कॉपर धातु प्राप्त करना है, तांबा किसे कहते हैं, कॉपर को कहते हैं। तो कॉपर धातु को प्राप्त करना है तो इसी धातु का लवण का प्रयोग करना होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो किसका लवण है, तो कॉपर का लवण है, ठीक है, कॉपर धातु का लवण है। और ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें बैटरी से जोड़ा जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो है ये इसका विद्युत अपघटन होना शुरू हो जाएगा। और कॉपर जो है चूंकि इस पर जो है धन आवेश होता है, 2 प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस चार्ज जो है वो ऋण सिरे की ओर आकर्षित होंगे, मतलब ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे, कैथोड की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। तो ये कॉपर जो है वो कैथोड की ओर चला जाएगा, और जबकि सल्फेट या फिर कुछ अशुद्धियाँ जो रहती है वो इसी लवण के साथ मिक्स हो जाती हैं। लेकिन कुछ अशुद्धियाँ जो रहती है जो इस लवण इसमें जो है इसमें मिक्स नहीं होगा, मतलब इसमें जो है घुलेगा नहीं, आविलय होंगे, तो क्या हो जाते हैं, तो वह ऋण सिरे धन सिरे के नीचे जो है जमा हो जाते हैं, नीचे तली में अशुद्धियाँ जो है वो बैठ जाती है, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, इन अशुद्धियों को, चूंकि ये अशुद्धियाँ जो है कहाँ पे जाके बैठ गई है, एनोड के नीचे, ठीक है, एनोड के नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख किसको कहते हैं, तो जब कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन होता है तो कुछ अशुद्धियाँ जो रहती है वो तो इसी में घुल जाती है, यही इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है, लेकिन जो नहीं घुलती है, जो अविलय होती है, वो कहाँ जाकर जमा हो जाती है, तो एनोड के नीचे जाकर जमा हो जाती है,
ठीक है। एनोड जो है यानी ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड, तो प्लस चार्ज वाला है, तो उधर जाके जमा हो जाती है नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अविला अशुद्धि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड पंक कहते हैं। ठीक है। और फिर ये जो है इधर जाके जमा हो जाएगा तो हमको फिर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग, ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद संचारण देखेंगे, संचारण क्या होता है, और फिर देखेंगे मिश्र धातु क्या होते हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न 1 है हमारे पास, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, सिर्फ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। देखिए खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से जो कुछ भी, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी से जो कुछ भी पदार्थ प्राप्त होता है उन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि भू प्रॉपर्टी में उपस्थित या प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिसमें धातु का प्राप्त होना निश्चित है, पूरा कंफर्म है कि उसमें धातु प्राप्ति होगी ही होगी, लेकिन इसमें खनिज में जो है यह निश्चित नहीं होता है कि हम लोग उससे जो है धातु निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। देखिए अयस्क किसे कहते हैं, तो ऐसा खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा ज्यादा होती है और इसको निष्कर्षण करना थोड़ा सा लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें पता रहता है कि धातु जो है वो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। तो ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है तथा उनका निष्कर्षण लाभकारी होता है क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गैंग किसे कहते हैं, तो जो अयस्क होते हैं, तो अयस्क में उपस्थित जो बालू कंकड़ मिट्टी ये सब जो अन्य पदार्थ होते हैं, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां यानी कि बालू कंकड़ मिट्टी रेत को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 कि दो धातुओं के नाम बताना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या है, तो ये सब जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक उपक्रम का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि धातु जो रहते हैं वो जब सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहते हैं तो भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा हम लोग उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, और फिर ऑक्साइडो उसमें जो ऑक्साइड बन जाते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, तो फिर इन ऑक्साइडों को जो है अलग करना होता है, ऑक्सीजन को अलग करना होता है, ताकि क्या हो जाए, फिर हमको शुद्ध धातु जिंक या फिर आयरन हमको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपचयन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, अपचयन विधि का, और उसमें हम लोग कुछ अवकारकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब का उपयोग करके हम लोग रिडक्शन मेथड का उपयोग करते हैं, अपचयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए अपचयन यानी कि रिडक्शन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में धातु ऑक्साइडों को कार्बन या फिर एल्युमिनियम जैसे अवकारकों का उपयोग करके ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्साइड के रूप में, यहाँ पे कार्बन अवकारक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन को जिंक ऑक्साइड से अलग कर देगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा। और फिर यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड फिर यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ पे लोहा जो है वो अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग थार्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। कि क्या बोलते हैं, थार्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। इसको जब जलाया जाता है मैग्नीशियम के पट्टी के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता है, तो इसलिए हम लोग इसको थार्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है रेल की पटरियों में जो दरार होती है उसको भरने के लिए किया जाता है, फिर मशीन में जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जहाँ पे खाली जगह छूटा हुआ होता है उसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या होता है। ठीक है। देखिए धातु की सतह पर वायु या जल के अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल जो है जमा हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। देखिए हम लोग अपने दैनिक जीवन से एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग नया नया जो है लोहा का गेट या फिर कुछ भी सामान लाते हैं जो लोहे का होता है, तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले पेंट कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए, उस पर जो है जंग ना लगे। तो जो जंग लग जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए
तो आयरन है, यहाँ पे लोहा है। जब लोहा नमी के संपर्क में या फिर जल या वाष्प के संपर्क में आता है तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में जो है परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, उस पर जो है ऑक्साइड की परत जो है जमा हो जाती है। यानी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उस पर जो है ऑक्साइड की परत जमा होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि वो जो धातु है यानी कि लोहा जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसका वजन बढ़ने लगता है। ऑक्साइड के परत जमा होने से उसका वजन बढ़ने लगता है, लेकिन वह धातु जो है जितनी पहले मजबूत थी उतनी मजबूत नहीं रहती है और वह धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आयरन जो है जब ये जल से अभिक्रिया करेगा तो इस पर ऑक्साइड का परत जमा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ये जंग का एग्जाम्पल है। ये Fe3O4 जो है आयरन ऑक्साइड, ये जंग का एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या बोलेंगे, धातु की सतह पर वायु व जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का जमा होना, यानी प्रतिफल यहाँ पे क्या होगा, प्रतिफल के रूप में हमको क्या मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस पर जमा हो गया, किस पर, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन जमा हो गया। ठीक है, तो यह प्रतिफल का जमा हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से धातु का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों प्रभावित हो जाता है। ठीक है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये लोहा का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ चांदी जो है जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आते हैं तो वह बदरंग हो जाता है, मतलब जितना उसमें चमक था वो अब नहीं रहता है, थोड़ा सा मलिन हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो उस पर जो है सल्फाइड का परत जो है जमा हो जाता है इस कारण से। ठीक है, चांदी जो है वो बदरंग क्यों होता है, प्रश्न पूछता है चांदी जो है वो बदरंग क्यों हो जाता है, मतलब उस पर जो है जितना पहले चमक था वो चमक गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो वह सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से जब अभिक्रिया करता है तो उस पर सल्फाइड की परत जमा हो जाती है, तो इससे क्या होता है, वह बदरंग हो जाता है। तो ये भी क्या है, संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और जैसे देखिए कॉपर यानी तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन को अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो आसपास में जो गैसें होती है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, या फिर कार्बोनेट जो होते हैं वो उससे जो है अभिक्रिया करने लगते हैं, यानी कि कॉपर से अभिक्रिया करने लगते हैं। और उसके बाद जो है उस पर कॉपर के ऊपर जो है कार्बोनेट का परत जो है जमा हो जाता है, या हरा कलर का होता है। तो आप देखे होंगे कि जो तांबे का बर्तन होगा उस पर जो है बहुत दिन से जब उसका यूज नहीं किया जाता है तो उस पर जो है हरा हरा कलर का जो है परत जमा हो जाती है। लेकिन जब इसको, ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसको जो जब किसी अम्ल से रगड़ते हैं, मतलब कि किसी नींबू से रगड़ते हैं या फिर कोई भी खटाई से रगड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है हरा परत जो है वो साफ होने लगता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो जंग का ही एग्जाम्पल है, यानी संक्षारण हो गया, धातु का संक्षारण होता है। तो धातु के ऊपर जो है किसी और चीज का जो है जमा हो जाना, जैसे यहाँ ऑक्सीजन जमा हो गया, यहाँ सल्फर जमा हो गया, यहाँ पे कार्बोनेट जमा हो गया, ये क्या कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। इससे धातु जो है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, संक्षारण का हम लोग रोकने का उपाय क्या क्या है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि जो जिससे अभिक्रिया हो रहा है तो उन लोग दोनों के बीच को संपर्क को अगर तोड़ दे, मान के चलिए ये हमारा जो है लोहा है और इधर से ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में मिलेगा तभी तो अभिक्रिया होगा। तो बीच में हम लोग क्या कर देंगे, कुछ अवरोध को पैदा कर देंगे। ठीक है, कुछ अवरोध को लगा देंगे जिससे क्या हो जाए, दोनों में अभिक्रिया होना बंद हो जाए। तो इससे हम लोग रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जो है धातु के ऊपर में, धातु के सतह पर जो है लेप चढ़ा करके, कोई भी धातु है अगर उसको जो है ऑक्सीजन से या फिर नमी या पानी से जो है अभिक्रिया करेगा तभी तो क्या होगा, उसका संक्षारण होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में जो है मान के चलिए एक लेप लगा देंगे, एक जो है ये धातु है उसके ऊपर में जो हम लोग ग्रीज कर देंगे, ग्रीजिंग कर देंगे, ग्रीज लगा देंगे, तो उससे जो है ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा, नमी या फिर जल से संपर्क टूट जाएगा और वह संचारित होने से बच जाएगी। तो सबसे पहला है ग्रीजिंग करके, यानी कि लेप चढ़ा करके। दूसरा जो है धातुएं जो है स्वयं रक्षा कवच बना लेती है, जैसे कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम धातु को आप अभी अगर देखिएगा, अगर आसपास में है तो उसको अगर देखिएगा तो उतना जो है चमकीला नहीं दिखता है, जब उसको सरेस पत्ता से रगड़ते हैं तो वो और चमकने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है उस पर पहले से क्या है, अपने ऊपर एक परत जमा लिया है, किसका, ऑक्साइड का परत जो है जमा लेता है। एल्युमिनियम जो धातु है वो अपने ऊपर ऑक्साइड का परत जमा कर लेता है, तो वह अपने
आप जो है क्या कर लेता है, सुरक्षा आवरण जो है बना लेता है, ताकि क्या हो जाए, उसका संक्षारण होने से बच जाए। तो इसीलिए जो है जब हम लोग कोई भी एल्युमिनियम का जो है सामान लाते हैं, या फिर एल्युमिनियम का जो भी हमारा वस्तु रहता है, उसको हम लोग पेंट नहीं करते हैं, वो क्योंकि खराब नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप जो है अपने ऊपर सुरक्षा कवच जो है बना लेता है। ठीक है, उसके बाद है रंगाई करके। तो जैसे ही हम लोग कोई भी लोहा के सामान लाते हैं घर में, जैसे लोहा का गेट, खिड़की हो गया, तो उसको जो है सबसे पहले पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, पेंट कर दिया जाता है, ताकि वह संचालित होने से बच जाए, संचालित ना हो, पानी के साथ या फिर वायु के साथ उसका संपर्क, उस धातु का संपर्क ना हो, इसलिए उसको ऊपर जो है हम लोग रंगाई करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, संक्षारण नहीं होता है। उसके बाद है जस्तीकरण। जस्तीकरण या फिर यसद लेपन। जस्तीकरण में क्या होता है, लोहे के ऊपर जो है जस्ता का परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो टीन वाले सीट होते हैं, जो छत में दिया जाता है टीन वाले सीट, उसको देखेगा तो वह जो है क्या होता है, उस पर देखिएगा तो वह तो लोहा ही रहता है, उसको चुंबक से सटा करके देखिएगा तो वह सट जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो लोहा है, लोहे के ऊपर जस्ता का परत को चढ़ा देते हैं, जस्ता का परत को चढ़ा देते हैं, जिससे लोहा जो है वो सीधे संपर्क में वायु से नहीं आता है, नमी से संपर्क में नहीं आता है, और उससे उसका जो है क्या हो जाता है, संक्षारण नहीं होता है। तो ये हो गया जस्तीकरण। जस्तीकरण क्या है, तो लोहे के ऊपर जस्ता का परत को चढ़ा देना। ठीक है, क्या कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर विद्युत लेपन के द्वारा। विद्युत अपघटन हम लोग देखे थे, तो विद्युत अपघटन के द्वारा एक धातु के ऊपर जो है क्या करते हैं, दूसरे धातु का परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर विद्युत लेपन कहते हैं, ताकि जो धातु संचालित होने वाली है वह वायु या फिर जल या फिर वाष्प के संपर्क में ना आए, और उससे उसका संक्षारण ना हो। तो ये हो गया। उसके बाद है मिश्र धातु बना करके। अगर हम लोग दो या दो से अधिक धातुओं को क्या करते हैं, गलित अवस्था में मिला देते हैं, तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। और जब मिश्र धातु बन जाता है, तो ना ही उसमें लोहे का गुण, जैसे कि मान के चलिए हम लोग जो है बना रहे हैं पीतल का बर्तन। ठीक है, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण होता है। तो पीतल जो है तांबा जस्ता का मिश्रण होता है, तो वो जो है ना ही पीतल रहा और ना ही तांबा रहा, दोनों का मिश्रण बन गया। ठीक है, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, ना ही वह तांबा रहा और ना ही जस्ता रहा, वो जो है जब मिक्स हो जाता है तो वो मिश्र धातु बन जाता है, उसको हम लोग पीतल बोलते हैं। और इस तरह जो है हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धातु बना करके भी धातु के संक्षारण को हम लोग रोक सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मिश्र धातु क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु यानी कि धातुओं का जो है मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे देखिए दो या दो से अधिक धातुओं को सबसे पहले गलित अवस्था में लाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, उसको पिघला करके गर्म करके। ठीक है, तो गलित अवस्था में लाया जाता है, और उसके बाद फिर कुछ निश्चित अनुपात में, ठीक है, या फिर निश्चित अवस्था में क्या किया जाता है, उसको मिला दिया जाता है। कुछ निश्चित यानी कि कुछ परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज में उसको मिलाना होता है। उसके बाद हम लोगों को जो मिश्रण मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धातु क्या है, तो दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिला देना क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पीतल जो है वो दो धातुओं का मिश्रण है, जैसे कि कॉपर और जस्ता यानी कि जिंक। तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा 80% होता है और जस्ता जो है वो 20% होता है। तो क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स के लिए कि पीतल जो है वो किसका किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। उसके बाद देखिए कांसा। कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीना का, यानी कि तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या है, तो कांसा है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है यानी कांसा जो है वो कॉपर और टीना यानी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तांबा उसमें 90% होता है, टीना 10% होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोल्डर। सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर सीसा और टीन का। देखिए सीसा हो गया और ये टीन हो गया, दोनों 50-50% होते हैं। इसका उपयोग जो है, शोल्डर का उपयोग जो है, इसको हम लोग शोल्डर को हम लोग रांका टांका भी बोलते हैं, यानी कि इसको शोल्डिंग जब करते हैं तो उसमें इसका उपयोग होता है। और फिर जो जब बर्तन होते हैं तो बर्तनों को ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है, बर्तनों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है शोल्डर का। शोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है, तो सीसा और टीना का मिश्र धातु है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं डुरेलियम। डुरेलियम को एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से मिला करके बनाते हैं। डुरेलियम का उपयोग जो है वो हवाई जहाज जब बनाते हैं तो उसमें होता है, क्योंकि जब हम लोग सबको मिक्स कर देते हैं तो ये हमें एक मजबूत धातु भी प्राप्त हो जाती है जो हवा का घर्षण को क्या कर सकती है, सह सकती है, और ये मजबूत भी होती है। इसलिए उसका उपयोग जो हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है डुरेलियम का। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वह आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन इन सब को मिला देते हैं तो एक हमें मिश्र धातु प्राप्त होता है जो है स्टेनलेस स्टील। तो पीतल जो है तांबा जस्ता का मिश्र धातु है, कांसा जो है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु है, कांसा जो है वो कॉपर और टीना का मिश्र धातु है, तांबा टीन का मिश्र धातु है। शोल्डर जो है वो सीसा और टीना का मिश्र धातु है। डुरेलियम जो है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और सिलिकॉन का मिश्र धातु है। और स्टेनलेस स्टील जो है वह आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये वाला याद रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछा है 1 मार्क्स के लिए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। उसके बाद जो है एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न जो दिया गया है एनसीईआरटी में। देखिए पहला प्रश्न है जिंक, मैग्नीशियम व कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को भरना है कि कौन सा विस्थापन होगा, कौन सा धातु जो है कौन से धात्विक ऑक्साइड को विस्थापित कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ धातु दिया गया है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। यहाँ पे जिंक जो है क्या जिंक को विस्थापित कर पाएगा? जिंक जो है वो खुद को विस्थापित नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी खुद को विस्थापित नहीं कर पाएगा और कॉपर भी खुद को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब इसका जो है सीधा सीधा संबंध जो है वो सक्रियता श्रेणी से है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आने वाली धातुएं होती है, जो धातु जो है जितना नीचे रहेगा तो वो अपने से ऊपर वाले धातुओं से विस्थापित हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो है जिंक ऑक्साइड है तो जिंक जो है वो जिंक से विस्थापित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे विस्थापन नहीं होगा। अब देखते हैं मैग्नीशियम। देखिए जिंक कहाँ पे है? जिंक यहाँ पे है। ठीक है, और मैग्नीशियम कहाँ पे है? तो मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो जिंक से ऊपर है मैग्नीशियम, यानी कि जिंक से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे विस्थापन होगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं कॉपर। तो कॉपर जो है वो कहाँ है? जिंक से नीचे है। देखिए इसके बाद नीचे के बाद यहाँ पे लिख दिए हैं, तो जिंक जो है वो कहाँ है? तो कॉपर से ऊपर है। ठीक है, तो कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगर ये कॉपर जो है इधर रहता, जिंक से ऊपर रहता तो विस्थापन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी विस्थापन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में देखिए कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे है ऊपर में। तो इससे ऊपर जो भी आएगा, यानी कि कॉपर से ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है, लेड है, आयरन है, जिंक है, तो ये सब जो है क्या कर सकते हैं? कॉपर को विस्थापित कर सकते हैं। तो जिंक भी क्या कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है। देखिए यहाँ पे कॉपर है और जिंक यहाँ पे है, तो कॉपर से ऊपर है तो इसको विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम भी क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यहाँ पर भी विस्थापन होगा क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे है, कॉपर से ऊपर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉपर जो है वो खुद को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो जो सबसे सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम। देखिए यहाँ से सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब जो धातुएं हैं वो सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका संचारण जल्दी से नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? सबसे कम क्रियाशील धातु का संचारण नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। उसके बाद है मिश्र धातु क्या है? तो क्या बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक धातु या फिर धातु अधातु के समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण मतलब एक समान मात्रा में जो है उसको मिलाना है, कम या ज्यादा नहीं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पीतल हो गया। पीतल क्या है? तांबा जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा जो है, ब्रॉन्ज जो है वह भी तांबा और टीना का मिश्र धातु है, और शोल्डर जो है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। तो ये सब जो है वो मिश्र धातु का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं, शुरू से लेकर के। अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अध्याय के प्रश्न जब हम लोग पढ़ेंगे, अभ्यास के प्रश्न जब होगा क्वेश्चन आंसर, तो उसमें जो है एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके पीछे का सारा वीडियो देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर आगे अध्याय के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न जो हैं इस चैप्टर के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे जो है यकीन मानिए आपको एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर आप इसको बढ़िया से पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। करीब इसका जो है कम से कम 8-9 वीडियो हो गया है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो छूटने वाला नहीं है, तो इसको जो है पूरा से देख लीजिएगा। पीछे का वीडियो लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उससे देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका बाद जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो वीडियो होगा हमारा वो किसका होगा, तो इस चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न से होगा, और एक ही वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।